नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जैसे अयोध्या में बीजेपी को हराया वैसे मोदी को गुजरात में हराएंगे। अहमदाबाद में राहुल गांधी का दावा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि लालू यादव के सियासी धमाके, अगस्त की दिल्ली तक गूंज, बिहार बीजेपी के नेता परेशान, आखिर किस गणित से गिर जाएगी मोदी सरकार, ये आपको बताएंगे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सफेद झूठ बोल रही है सरकार, नए सिरे से कराई जाए नीट यूजी परीक्षा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी को घेरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि अगर आप भी कमाना चाहते हैं पैसा तो चैट जीपीटी आपकी कर सकता है मदद। पूरा तरीका आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन इनकम, ऑनलाइन अर्निंग, ट्रेडिंग ऐप, सब कुछ बताएंगे। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि राम मंदिर कार्यक्रम में अडानी अंबानी दिखे लेकिन आडवाणी नहीं, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है वो 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद मजबूत हो चुका है, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जैसे अयोध्या में बीजेपी को हराया वैसे मोदी को गुजरात में हराएंगे। अहमदाबाद में राहुल गांधी का दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की दुखती रग पर भी हाथ रखा। दोस्तों, अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सब एक साथ मिलकर उन्हें गुजरात में हराएंगे। हम गुजरात में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वैसे ही हराएंगे जैसे हमने उन्हें अयोध्या में हराया था। बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी ने लोकसभा में हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद अहमदाबाद बीजेपी से जुड़े लोगों ने कांग्रेस दफ्तर पर हमला कर दिया था। घटना के बाद कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हिंसक हमला भाजपा पर और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। वहीं हमले के बाद राहुल गांधी अहमदाबाद के दौरे पर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू यादव के सियासी धमाके, अगस्त की दिल्ली तक गूंज, बिहार बीजेपी नेता परेशान, आखिर किस गणित से गिरेगी मोदी सरकार, ये आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर लालू यादव ने कहा है कि अगस्त में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। लालू जी जो कहते हैं जरूरी नहीं कि वो सच ही हो जाए, पर लालू की बातों पर लोगों को भरोसा जरूर है। समय समय पर वो ऐसे सगुफे छोड़ते रहे हैं। लालू यादव के सगुफे भाजपा को मुश्किल में भी डालते रहे हैं। लालू के ताजा दावे का आधार यही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार फिलहाल सहयोगी दलों की बैसाखी पर टिकी है और इनमें दो दलों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी और दूसरा है बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जनता दल यूनाइटेड। टीडीपी को आंध्र प्रदेश में भाजपा ने समर्थन दिया है। हालांकि टीडीपी के साथ भाजपा ना भी रहे तो उसके पास विधायकों की सरकार बनाने और चलाने लायक पर्याप्त संख्या है। अलबत्ता बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को भाजपा की जरूरत जरूर है, पर नीतीश के लिए आसानी यह है कि वो भाजपा का साथ छोड़ भी दे तो आरजेडी या इंडिया ब्लॉक की दूसरी पार्टियां उनकी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार बैठी हैं। पर क्या ये इतना आसान होगा? जी हाँ दोस्तों, लालू यादव का ये सगुफा कितना सच होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन पहले वो ऐसे सगुफों का लाभ उठाते रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 2015 में उन्होंने ये सगुफा छोड़ा कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी और उनकी इस बात पर बिहार के लोगों ने भरोसा भी किया और भाजपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान लालू ने संविधान बदलने का सगुफा छोड़ा, जो बड़ी तेजी से इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने पूरे देश में फैला दिया है। आम आदमी को संविधान से कोई खास मतलब नहीं, लेकिन इसका भावार्थ तो लोग यही समझते हैं कि ऐसा होने पर उनको मिल रहा आरक्षण खत्म हो जाएगा और इस साल के अंत में तीनों राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मौके पर मोदी सरकार गिरने का अंदेशा जताकर या यूं कहिए कि दावा करके लालू यादव ने फिर एक सगुफा छोड़ दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए सिरे से कराई जाए नीट यूजी परीक्षा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले सफेद झूठ बोल रही है सरकार। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है और इस मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर खड़गे ने शनिवार को कहा कि लाखों युवाओं से सफेद झूठ बोला जा रहा है और उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। दरअसल विवादों में घिरी नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने की मांग बढ़ती जा रही है और इसके बीच
बीच केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में दिए हलफनामे में कहा कि इसे रद्द करना बेहद प्रतिकूल होगा और व्यापक जनहित के लिए विशेष रूप से उसे उत्तीर्ण करने वालों के करियर को नुकसान हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय को बताया है कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लाखों युवाओं से ये सफेद झूठ बोला जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं यानी कि चीटिंग हुई है और ये गुमराह करने वाली बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में रखकर शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया है। खड़गे ने कहा कि NCERT की किताबें हों या परीक्षा में गड़बड़ी, मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को तबाह करने पर तुली है। हम दोहराते हैं कि नीट यूजी परीक्षा फिर से कराई जाए और पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन कराई जाए। उच्चतम न्यायालय की देखरेख में सभी पेपर लीक घोटालों की गहन जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। बता दें कि NTA सरकारी और निजी संस्थाओं में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए नीट यूजी परीक्षा का आयोजन करती है और इस साल 5 मई को ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 23 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। नीट पेपर के लीक होने के आरोप लग रहे हैं और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए तथा विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया है और इस संबंध में अदालतों में भी कई मामले दायर किए गए और आरोपों की CBI द्वारा जांच की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या एक्स्ट्रा ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं आप? ChatGPT कर सकता है इसमें आपकी ज़बरदस्त तरीके से मदद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ChatGPT पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों ने इसकी क्षमताओं को ट्राई किया है और अब इसके प्रति लोगों की दीवानगी भी बढ़ती चली जा रही है। इसकी मदद से कोडर्स कोड लिख रहे हैं तो कई जगहों पर बच्चे इसकी मदद से अपना होमवर्क कर ले रहे हैं। चर्चा है कि ChatGPT का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए भी किया जा सकता है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? आपको समझना होगा। ये आपकी मदद कर सकता है, आपके लिए पैसा कमा करके ये अगर आपने सही दिमाग इसकी मदद से लगा लिया तो पैसा भी कमा करके दे सकता है। ये प्लेटफॉर्म फ्री और पेड दोनों वर्जन में उपलब्ध है। आप इसकी फ्री एक्सेस हासिल कर सकते हैं। फ्री एक्सेस के साथ कुछ सीमाएं हैं। पेड वर्जन में यूजर्स को बिना किसी दिक्कत के ChatGPT का एक्सेस मिलता है। खैर, पैसे कमाने से पहले आपको इसको यूज करना सीखना होगा और एक बार अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नमूने यानी कि ChatGPT को इस्तेमाल करना सीख गए तो आपके लिए ऑनलाइन घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम के तमाम रास्ते खुल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ChatGPT का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया एक टेक्स्ट बॉट है जो आपसे बातचीत भी कर सकता है और आपके द्वारा दिए गए कई सवालों को ये चुटकी में हल कर सकता है। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल करके लोग कई सारा पैसा कमाने में भी कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अभी तक ChatGPT के बारे में नहीं जानते थे या फिर कोई भी इस प्रकार की जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ऐप्स आ रही हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये सही समय है जब आपको इनके बारे में जान लेना चाहिए और इनका उचित उपयोग अपने आर्थिक लाभ और सामाजिक लाभ के लिए करना चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना। राम मंदिर कार्यक्रम में अडानी अंबानी दिखे लेकिन आडवाणी नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शनिवार को गुजरात के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपने BJP नेता लाल कृष्ण आडवाणी को रथ यात्रा में रथ पर देखा था, मोदी ने मदद की थी ये कहा जाता है। मैं पार्लियामेंट में सोच रहा था कि राम मंदिर के कार्यक्रम में अडानी अंबानी दिखे लेकिन गरीब नहीं दिखे। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपने अडानी को रथ यात्रा में रथ पर देखा था, मोदी ने मदद की थी ये कहा जाता है। मैं पार्लियामेंट में सोच रहा था कि राम मंदिर में कार्यक्रम में अडानी अंबानी दिखे, गरीब नहीं दिखे। बीजेपी की राजनीति अयोध्या पर केंद्रित थी। उन्होंने भगवान राम को राजनीतिक मुद्दा बनाया। मैंने अयोध्या के सांसद से ये पूछा कि ये क्या हुआ, राम मंदिर के बावजूद इंडिया गठबंधन अयोध्या में जीत गया। तो राहुल गांधी ने आगे कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा और जीतूंगा। राम मंदिर से भाजपा ने अपनी राजनीति की शुरुआत की पर अयोध्या में हार गए। चुनाव से पहले राम भगवान से राजनीति करने की कोशिश की और अयोध्या में इंडिया ब्लॉक जीत गया। मुझे बताया गया कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए बहुत लोगों से जमीन ली गई, लोगों की दुकानें तोड़ी और उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या
पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, किसानों की ज़मीनें गई, सही मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की जनता को गुस्सा आया कि राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या का कोई नहीं था और इंडिया गठबंधन ने इनके गढ़ में इन्हें हरा दिया। सपा के नेताओं को पूछो, वहाँ हमारे कार्यकर्ता शेर बनकर खड़े थे और अयोध्या में उन्हें हमने हराया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच राहुल गांधी कर रहे हैं दौरा, राहत शिविरों में जाएंगे और पीसीसी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 जुलाई को राज्य का दौरा करेंगे। वो राहत शिविरों में जाएंगे और पीसीसी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि मणिपुर में पिछले 1 साल से ही जातीय हिंसा जारी है। दरअसल मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में पिछले साल 3 मई को पर्वतीय जिले में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें हुई थी और राज्य में तब से अब तक कम से कम 160 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने गिरफ्तारियों पर उठाए सवाल, बोले यह अपने आप में एक षड्यंत्र, हाथरस हादसे में हो जांच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाथरस हादसे पर की जा रही कार्रवाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और कहा कि मामला ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है और इन गिरफ्तारियों की तुरंत न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई शासनिक प्रशासनिक विफलता से किसी ने कोई सबक नहीं लिया और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जाती रहेंगी। शासन प्रशासन किसी खास मंशा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मूल आयोजन स्थल से दूर थे और गिरफ्तारी के बाद उनको ही दोषी ठहराए जाने की तैयारी कर रहा है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है और इन गिरफ्तारियों की तुरंत न्यायिक जांच हो, जिससे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके। अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि ऐसे आयोजन से उसका कोई लेना देना नहीं था, तो फिर भाजपा सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इस कार्यक्रम में आए अधिकांश गरीब लोग दुखी, शोषित, पीड़ित, वंचित और दमित थे और इस आधार पर इसका मतलब तो ये भी निकलता है कि ऐसे लोगों से भाजपा सरकार का कोई सरोकार नहीं है, जबकि सबसे पहले सरकार का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ ही जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में टीएमसी बीजेपी फिर आमने सामने, 10 जुलाई को होगी मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद देश भर के अलग अलग राज्यों की तरह विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मानिकटोला, रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बदगाह 4 सीटें शामिल हैं। दोस्तों, इन 4 सीटों में से 3 भाजपा विधायक सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए थे और हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए। ये सीटें रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बाघा है। टीएमसी के दिवंगत विधायक और बंगाल के मंत्री साधन पांडे का पारंपरिक रूप से कांग्रेस और तत्कालीन टीएमसी का गढ़ रही सीट 20 फरवरी 2022 को उनके निधन के कारण खाली हुई थी। हालांकि पांडे की मृत्यु के 6 महीने बाद भी इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो सका। भारतीय कानून इसीलिए क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे ने याचिका दायर कर मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और वोटों की दोबारा गिनती की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा किसानों के साथ हो रहा है अन्याय। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता में हमेशा किसान ही रहे हैं। जब तक किसानों की सरकार नहीं बनेगी तब तक किसानों का भला नहीं हो सकता है। भाजपा सरकार में प्रत्येक स्तर पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, कीटनाशक दवाओं और खादों के दाम लगातार महंगे हो रहे हैं और गाँव में बिजली कटौती होने के कारण धान की रोपाई समय से नहीं हो पा रही है। सपा मुखिया ने शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में किसानों को आपसे बहुत आशाएं हैं। उन्होंने कहा कि सपा सांसद संसद में देश के किसानों की आवाज़ उठाएंगे। प्रतिनिधि मंडल में नूरा बलियान, चौधरी शहीद बलियान, हसीब अहमद, जुबैद आलम समेत कई सारे
मौजूद रहे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम और शिक्षा मंत्री असंवेदनशील, नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित होने पर बोले जयराम रमेश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है नीट यूजी काउंसलिंग से जुड़ी। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट यूजी काउंसलिंग को स्थगित करने का फैसला किया गया है। समाचार एजेंसी ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। शनिवार को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्थगित कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करेगा। ये फैसला तब लिया गया है जब आज से शुरू होने वाली नीट यूजी काउंसलिंग में उच्चतम न्यायालय ने देरी करने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने इसको लेकर कहा था कि ये कोई खुली और बंद प्रक्रिया नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरा नीट यूजी मामला हर दिन बदतर होता जा रहा है और इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस मामले में कितने अक्षम और असंवेदनशील हैं। हमारे लाखों युवाओं का भविष्य उनके हाथों में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वसुंधरा के इस बयान के बाद क्या बीजेपी में होगा खेला? जयपुर से आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, भजन लाल सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे ने बीजेपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। सियासी गलियारों में जमकर चर्चा है कि किरोड़ी लाल ने अपना उपेक्षा के कारण भजन लाल सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। अब किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट अपने अपने मायने निकाल रहे हैं और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक बयान काफी सुर्खियों में आ गया है। इस बयान के माध्यम से वसुंधरा राजे ने जो सियासी संकेत दिया है उससे लग रहा है कि राजस्थान की सियासत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। सियासी जानकार लोगों का मानना है कि अब राजस्थान की सियासत में या तो कोई कमाल होगा या कोई बहुत बड़ा धमाल होगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे के बयान को उपचुनाव में होने वाले बड़े खेला की संभावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस की सरकार बनना तय, भूपेंद्र हुड्डा का बयान। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनावों का मोर्चा जीत लिया है, अब विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। वो शहजादपुर में कांग्रेस नेता अशोक मेहता के प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इस अवसर पर सांसद वरुण चौधरी, अशोक मेहता, पूर्व विधायक जसबीर मलौर, हिम्मत सिंह व अमित शाह चावला भी मौजूद थे। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से पहले भी प्रदेश में अपराध बढ़ गया था। कांग्रेस सरकार बनते ही अपराधियों को चेतावनी दी गई थी कि अपराध छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो। अब कांग्रेस सरकार बनने पर फिर से ऐसा ही होगा। उन्होंने प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों व अधिकारियों की कमी पर कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 10 सांसद के बाद भी छत्तीसगढ़ की केंद्र में कोई सुनवाई नहीं, भूपेश बघेल ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सहित केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार रद्द हो रही ट्रेन, प्रधानमंत्री आवास, शराब घोटाला, महादेव सट्टा सहित कई मुद्दों पर भाजपा पर तंज कसा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी पर बीजेपी और संघ में खींची तलवारें। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुश्किल में है। बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए योगी को जिम्मेदार ठहराया गया है और इस कारण वैसी ताकतें सक्रिय हो गई हैं जो चाहती हैं कि योगी की छुट्टी हो जाए। उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल बहुचर्चित डबल इंजन सरकार के बावजूद 80 में से केवल 36 सीटें जीत सके। रिपोर्ट में बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें सहारनपुर में कांग्रेस के इमरान मसूद ने हराया। एक समीक्षा बैठक में लखनपाल ने स्थानीय बीजेपी नेताओं के अति आत्मविश्वास की शिकायत की, जो मानते थे कि उन्हें जनता को एकजुट करने के लिए जमीन पर काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रांड मोदी उनकी नैया पार लगा देगा। लखनपाल ने हरदोई से बीजेपी विधायक आशीष सिंह पर उन्हें हराने के लिए पर्दे के पीछे से साजिश रचने का आरोप लगाया। लखनपाल और सिंह गुट के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि जब लखनपाल की हार के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षक की टीम सहारनपुर पहुंची तो दोनों प्रतिद्वंदी खेमों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजियां शुरू कर दी
और बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मिले, रेलवे के निजीकरण का मुद्दा उठाने का किया वादा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को रेलगाड़ियां चलाने वाले लोको पायलट से मुलाकात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो रेलवे के निजीकरण और भर्तियों की कमी का मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस के अनुसार उसके पूर्व अध्यक्ष दोपहर के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरे भारत के लगभग 50 लोको पायलटों से मिले और इस मुलाकात के दौरान लोको पायलट ने बताया कि उन्हें आराम करने का पूरा समय नहीं मिलता। कांग्रेस ने इस मुलाकात का वीडियो एवं तस्वीर भी जारी कर दी है। पार्टी के अनुसार लोको पायलटों की शिकायत है कि वो लंबी दूरी की रेलगाड़ी चलाते हैं और अक्सर पर्याप्त विराम के बिना उन्हें फिर ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे अत्यधिक तनाव होता है और एकाग्रता में कमी आती है, जो दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। कांग्रेस ने कहा कि विशाखापत्तनम में दुर्घटना की हालिया जांच सहित कई रिपोर्ट में इस बात को रेलवे द्वारा स्वीकार किया गया है। पार्टी ने कहा लोको पायलटों की मांग है कि उन्हें सप्ताह में 46 घंटे का आराम मिले। इसका मतलब यह है कि शुक्रवार दोपहर को घर लौटने वाला ट्रेन चालक रविवार की सुबह से पहले ड्यूटी पर लौट आएगा। रेलवे अधिनियम 1989 और अन्य नियमों में पहले से ही प्रति सप्ताह 30-16 घंटे आराम का प्रावधान है, जिसे लागू नहीं किया जा रहा है। हवाई जहाज के पायलटों को भी आमतौर पर इतनी ही छूट मिलती है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।